वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज जिस मायानाज अदाकार से आपकी मुलाकात करवानी है येलो सोफे पे राइजिंग पाकिस्तान के, उनकी आंखों के एक्टिंग का अंदाज मुझे इस लिहाज से रुशना बहुत पसंद है कि देखो कुछ लोगों की आंखों का या अदाकारी का चेहरे का अंदाज भी ना स्टीरियोटाइप हो जाता है कि वो एक टिपिकल एक लुक होती है कि ये विलन की लुक है तो वो विलन की लुक पर फिर वही चलती रहती है। इनके देखने के अंदाज में चाहे आप इन्हें विलन की लुक दे दें, चाहे आप इन्हें पुरशफकत दादा या बाप की लुक दे दें, चाहे आप इन्हें कोई रोमांटिक रोल दे दें, चाहे मतलब कोई बदमाश, ऐसा चेहरा बदलता है और ऐसे कैरेक्टर के अंदर जाते हैं। और यही वजह है कि माशाल्लाह खालिद भट्ट साहब पिछले तकरीबन 5 दिहाइयों से क्या पीटीवी और क्या प्राइवेट सेक्टर आपके काम का अंदाज अनोखा और जुदा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। ये 5 दिहाइयाँ मैंने कहा है मुंह से कहना आसान है, लेकिन 5 दिहाइयों तक काम करना और इतनी वर्सेटिलिटी देना बड़ा मुश्किल काम। मैं पहले तो मुझे 52 साल हो गए शोबिज़ में और अपने पीटीवी के साथ मुझे 45 साल हो गए, यानी और 2-4 साल अगर ज़िंदा रहा तो मैं इंशाल्लाह गोल्डन जुबली करके माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत के साथ ज़िंदगी दे और ये मुस्कुराता चेहरा इसी तरह कायम व दायम रहे। अच्छा ये बताएं कि अभी भी आपके प्राइवेट सेक्टर में भी ड्रामे बड़े सुपर हिट जाते हैं, पीटीवी अभी भी आप पीटीवी के साथ काम कर रहे हैं, आजकल भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा गोल्डन एरा जिसे हम कहते हैं, जैसे नीले हाथ या जंजालपुरा या बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, ये और बेशुमार ड्रामे, उस वक्त जो ड्रामा हिट होता था उस वक्त का चस्का क्या था और आजकल का चस्का क्या है एज एन एक्टर? तौसीक साहब, मैं जब असिस्टेंट था तो मैं जिस इलाके में रहता था अकेला, एक मुलाजिम था और एक मैं, तो कोई भी नहीं जानता था कि ए मुंडा की काम करता है, कितने जाता सवेरों तक कितों आता है। लेकिन जब मेरा पहला ड्रामा लगा है मुसर्रत, वो इंतज़ार हुसैन साहब का लिखा हुआ था और आरिफ वकार साहब उसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे चांस दिया, वो मेरे डीसी का है। तो जब वो रात को पहले स्लाइड चलती थी कि जी जुमेरात को 8 बजे फलां, तो आधा तो काम उस स्लाइड ने किया और जब फनकार लिखा हुआ था, जी हाँ, फनकार और नीचे नाम और उसके बाद दूसरे दिन जब वो चला है तो ये ईंटें भी जो थी गली की वो भी कह रही थी है भाई ड्रामे ज़्यादा है ड्रामे। यानी वो वक्त था कि पीछे से कोई मुलाजिम के तौर पे भी गुजर गया है तो वो भी पॉपुलर हो जाया करता था और उसका वो नशा। और मैं आपको सच्ची बताऊं कि पहला ड्रामा हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, इसलिए कि मैं इलियास नजम साहब के साथ गया हूं तो उन्होंने मुझे एक कागज़ पे चंद लाइनें लिख के दी, आरिफ वकार साहब ने, मैंने देख के कहा कि सर ये तो इको ही लाइनें की है। उन्होंने कहा हाँ ये 5 दफ़ा लिखी है, इसे मुख्तलिफ तरीके से बोल दो। अकरम असलम का दोस्त है, दुश्मन नहीं। अकरम असलम का दोस्त है, दुश्मन नहीं। अकरम इस तरह वो हुआ। तो मैंने 4 ही करने के बाद ठीक है, कल हेलो स्क्रिप्ट 3 बजे। मुझे उस वक्त तो वो 3 बजे रिहर्सल का और स्क्रिप्ट की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, बाद में बहुत। अब ये है कि पहला ड्रामा तो आसानी से मिल गया, उसके बाद जो लोगों ने पूछना शुरू किया उनको तो आ रहा ओ मरा आगे कोई पता ही नहीं है, कोई है ही नहीं। फिल्म लाइन में तो ये कि 3:30 बजे वाला शो जब मैटनी होता है तो 6 बजे जब सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं नए लड़का लड़की, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, नीचे खड़ी हुई पब्लिक बता देती है कि इन्हें चलना है कि नहीं चलना। उन्होंने कह दिया डब्बा की बनाया ही, तो वो सारी की सारी मेहनतें बेकार हो गई। अगर उन्होंने कहा क्लैपें हो गई हैं या बम वगैरह नारा लग गया तो उसी वक्त प्रोड्यूसर जो थे वो जो ताक में होते हैं वो 5,000 10,000 एडवांस है, मेरा नाम फलाना मलग तो वो मतलब कर लेंगे बात कर लेंगे, मतलब उन्हें पता है कि इस वक्त लड़के को या लड़की को ज़रूरत है, तो इसलिए ये जितने में भी हम फिल्म कहेंगे ना इतने में साइन कर लेगा। लेकिन टेलीविजन पे कौन हिट है, कौन अंदर की कितनी मजेदार बातें आज हमें पता लग रही है। हाँ, लेकिन टेलीविजन पे फर्क है, फर्क है। बस वो जो दूसरा था उसके लिए फिर अब कह भी नहीं सकता था, पहले के लिए भी नहीं कहा था, वो तो मेरी फिल्म फेल हो गई। मेरी फिल्म एक्चुअली उस दिन लगी है जिस दिन भुट्टो साहब को फांसी हुई थी 1979 अप्रैल में। तो
सिनेमा पे कोई आया ही नहीं देखने, और मेरी हसरत आज भी है कि मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ कभी खान साहब और क्लैप हो और नीचे से ओया की बनाया ही, चाहे यही कह देते ओया की बना, नहीं उसका मौका ही नहीं आया। आग लग रही थी, लोग जो है वो जाहिर है वो तो पूरा मुल्क ही एक अलग दौर में दाखिल हो गया। अच्छा बट साहब ये बताएं कि आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से आप वो एक दिन बता रहे थे कि आपके वालिद को आपको पढ़ाने लिखाने का बड़ा शौक था, और वो शौक उनका फिर पोतों पोतियों में जाके पूरा वो कहानी बड़ी मजेदार है। वो तौसीक साहब वो ठेकेदारी करते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर, लेकिन एक केस में उन्हें रिश्वत ऑफर की गई तो उनका झगड़ा हो गया एडमिनिस्ट्रेटर। हम पार्टीशन के बाद मुल्तान सेटल हुए थे, तो वो चुंगी इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और उस वक्त 49 में 50 में नौकरी छोड़ना जो है ये तो कहीं खावांगे कितों, तो फिर उन्होंने फिर टेंडर भरा, एक स्कूल बन रहा था वो। अच्छा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, इतने सालों के बाद भी, 70 साल के बाद भी वो कायम है। डबल स्टोरी है मुल्तान का किडीफ खाना स्कूल जो है प्राइमरी। तो वो उन्होंने ऐसा जेन्युइन किस्म का वो टेंडर रखा कि वो मजबूर हो गई म्यूनसिपल कमेटी हाँ, मेरे वाले साहब को उसका ठेका देने के लिए। अच्छा, तो इस तरह से इस काम में आगे फिर। हाँ जी, तो इसलिए फिर उसके बाद उन्होंने उसमें तरक्की की कि सीमेंट होने चाहिए, तो वो ब्लैक होने लगा। उन्होंने अपनी एजेंसी ले ली थी मेरी वालदा के नाम पे। उन्होंने कहा शीशे को के अंदर लगने लगाने नहीं, ये तो छोटे भाई के नाम पे जावेद ग्लास हाउस कर दिया। इसी तरह तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी। फिर 2 भट्टे थे हमारे ईंटें बनाने के। मेरा उसे ध्यान था, मैनू भाई मुराद साहब खाई जा रहे सर। अच्छा, घर में इतने सारे बिजनेस थे, किसी पे किसको भी आप लेकर चल सकते थे। अल्लाह की कसम कतन दिल नहीं लगता था। उन्होंने एफएससी में भी मेरी 200 रुपये मैथमेटिक्स की और 200 रुपये फिजिक्स की ट्यूशन लगवाई थी। अच्छा, ये 61 62 का 200 देख लीजिए आप। फिर फिर उसके बाद बीएससी तो मेरी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई, करतूता ही नहीं सड़ी गया ना फर्स्ट डिवीजन दिया। फिर जो साइंस स्टूडेंट क्रिकेट खेलता है कॉलेज की तरफ से, जब 3 बजे केमिस्ट्री या फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स होने का टाइम होता है, उस वक्त तो नेट लगा होता था, और उस वक्त हम रोलर के जरिए विकेट को जो है वो सीधा पधरा कर रहे होते। यानी वालिद साहब के सारे ख्वाब जो हैं वो आपने चकनाचूर कर दी। इसीलिए जब मैंने किसी बच्चे को भी ना तो शोबिज़ में आने से रोका, ना उन्हें आने के लिए मजबूर किया। मैंने कहा अपने फैसले बेटा खुद करो। तो जो सबसे बड़ी थी उसने जो पढ़ा, तो उसके बाद वाले भी मैं भी वही पढ़ना जो बाजी ने पढ़ा, मैं भी वही पढ़ा जो आप ने पढ़ा। अभी MBA किया हुआ है। अच्छा, अब ये सबसे छोटा जो था ये कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट से डिप्लोमा करके दुबई में था, होटल में था। मैंने उसे बुलवाया पिछले 2 साल पहले कि यार कल को मैं मर गया तो ये ना कहना कि जी सब बहन भाइयों को तुम मास्टर करवाया तो मैं सब तो छोटा सा तो आके कर लो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम भी बहुत मिल रहा है और पैसे भी बहुत मिल रहे हैं। ये सिर्फ PTV के तुफ़ैल है, अल्लाह के बाद PTV के तुफ़ैल है कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर में तो पर्ची नहीं चलती ना, ਇੱਥੇ तो चल जाती सी ना, इस्लामाबाद तो लोग पर्ची लेके आ गए साढ़े लाहौर काम कर जाते सन। ये पुराना दुख अभी तक आपके दिल में है। वो उन्होंने दी मैं बहुत छिल लाना होना सा। सलीम शाह साहब भी चारों बच्चों को MBA करवाया आपने? हाँ जी, वो तो अभी वो करके गया तो उसका ग्रेड वहाँ अपने होटल में और बढ़ गया। बिल्कुल, वेरी नाइस। 4 MBAs आपके घर में, किसी एक ने भी ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि नहीं अब्बा के नक्शे कदम पे हम चले जाते? देखो प्यारी बेटी, बात ये है कि बंदा जब तख़य्युल में जाता है तो वो चीज़ें बनना चाहता है जो वो नहीं होता। मैं फिल्म इंडस्ट्री की क्रिकेट टीम में खेला हूँ 30 साल, विकेट कीपर, ओपन बैट्समैन, मेरी बड़ी वैल्यू थी। ये सारे हीरोज़ जो हैं दुनिया के हीरो थे, मैं इन हीरोज़ का हीरो था क्योंकि सिवाय मेरे कोई कॉट भी हैंड ही नहीं सिखाता था। नदीम साहब के पास आती थी गेंद तो वो टांग यूँ उठा देते थे। लगा बेग साहब ये यहाँ एज जो लगा, ये आपका ये काम नहीं है कि ऐसे खामखा चोट लगवा बैठे, आपने परफॉर्म करना, बस शौक है कॉलेज के ज़माने का। ये कल सुबह आपके गाने की शूट है तो उसमें आपने डांस करना है तो ये फ्रैक्चर ना हो जाए। तो अब देखिए हर जुमे को मेरे बच्चे छोटे छोटे मेरे साथ गाड़ी में जाते थे, वहाँ मैं नदीम साहब के बच्चों को भी, गुल्लू साहब के बेटा जो अली उसको भी, अपने बच्चों को भी बैट बॉल दे के कहता था खेल। अब जिन्होंने सारा बचपन अपना नदीम साहब, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, शाहिद साहब, इकबाल हसन साहब, इनकी गोद में, फिर अगली रजीम आती है तो सलीम शेख साहब और असद साहब और शान, जब जो इनके साथ याराने दोस्तों में,
तो वो शाही तो नहीं होंगे ना कि ये एक्टर किहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। एग्जैक्टली। अच्छा भट्ट साहब, आप ज़रा ये बताएं कि आपका ये जो प्रोफेशनलिज्म, वही बात है जो दर्स का पीटीवी ने सिखाया कि वक्त पे आना है और रिहर्सल्स, और एक जुमले को ये बड़ी ज़बरदस्त आपने मुझे बात बताई, क्या था जी? असलम अकरम का दोस्त है दुश्मन नहीं। असलम अकरम का दोस्त है दुश्मन नहीं। इसको 5 अंदाज में, ये सारी जो तरबियत है ये अब आके डेफिनेटली काम आ रही है, लेकिन इस वक्त जो काम हो रहा है उसमें कहते हैं कि जी ना रिहर्सल का टाइम है, ना आपस में कोई ब्लॉकिंग हो रही है, ना सीआर हो रही है, बस आए और करें। आमने सामने आर्टिस्ट खड़े नहीं होते, उसे पता ही नहीं है कि इसने क्या लफ्ज़ बोला किसने। मैं तो अब कल भी जब कर रहा था, मैं अब भी खड़ा होके अपने क्यूज़ खुद देता हूँ कि भाई, मैं मजाक में कहता हूँ भाई क्यू देने के भी पैसे शामिल होते हैं उसमें। और आप कहते हैं कि भाई एक लफ्ज़ को और तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से उसे देख रहा हूँ, तो आपने वो बोला ही नहीं हुआ तो मैं रिपीट करूँगा तो कैसे। अब ऐसा भी हो गया कि असिस्टेंट बोलता जाता है, उधर से एक्टर जो है वो रिप्रोड्यूस किए चले जाता है। यानी मैंने अपने डायलॉग करवाए या मैं बाद में करवाऊंगा, मैं उस वक्त सेट पे नहीं हूँ, तो मैंने और रुशना ने अपने डायलॉग बोले और आपके बीच में इंसर्शन है तो वो अलग से रिकॉर्ड हो रहा है। मैं कराची में कैसे मैच होती है? मैंने सीन ऐसे कराया हूँ कि उन्होंने एक शलवार सफ़ेद पहन लेता हूँ, उसके बाद 10-12 कुर्ते हैं, ये वाला पहन लीजिए, अब ये अच्छा, तो ये साइड में देख के बोल रहा हूँ कि ये तो बेगम किधर है, उसके हमने कर लिए हुए हैं। वो मेरी बेगम दे डायलॉग जड़े ने जेडे अच्छा, वो अलग से हो चुके हैं, वो हो चुके हुए हैं। कुर्ते क्यों बदलवाते हैं? बेगम भी बदलती है साथ या सिर्फ कुर्ता बदले थे फिर गाली की नहीं, वो इसलिए बदलते कि कंटिन्यूटियाँ हो जाती हैं ना, अच्छा ये वाला पहन लीजिए, ये वाला पहन लीजिए, ये तो मजा आता है इस तरह के काम। वो एसोसिएशन ही नहीं बनती, केमिस्ट्री नहीं आपस में मिलती। मुझे पता ही नहीं चलता कि उसने कहाँ छोड़ा होगा। वो कराची की है, उनका बोलने का अंदाज़ और है, मैं पंजाब का हूँ, मेरा बोलने का अंदाज़ और है, वो पेशावर के हैं, वो उनका बोलने का अंदाज़, उसने कहाँ छोड़ा फिक्रा, कैसे छोड़ा है, मुझे कहाँ से पकड़ना है, कहाँ से ये करना है। बस ये है कि हम वो जैसे वो जनरेशन है जिन्होंने जो आज जो कुछ देख लिया, ये अगली जनरेशन ने नहीं देखना। हमने पिछला भी देख लिया, अगला भी। तो हमने तो आगा तालिब साहब को, कबीर खान साहब को क्लैप दे के फिर बैठ के मैं देखता रहता था कि वो कैसे परफॉर्म करे। हमारी तरबियत का उन लोगों की वजह से थी, और ये जो दूसरे हैं ये हम जैसे जाहिलों को देख के बड़े हो रहे हैं। कितना फर्क है आपकी इस वक्त गुफ्तगू के अंदर भी। अभी आप किसी किरदार में नहीं है रुशना, नोट करो, ये किसी कैरेक्टर में नहीं है, लेकिन पिछले 15-20 मिनट से कैमरा कह रहा है कि हिलने का दिल नहीं कर रहा, ऐसी बॉडी लैंग्वेज है आपकी। सारी गुफ्तगू आवाज के साथ साथ आप वो पूरी एक फिल्म भी देख रहे हैं, वो भी, और कितना ये हमें मतलब इंगेज रख रहे हैं, हंसा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुझे थोड़ी देर पहले फील हुआ, मैंने कहा मेरे तो बिल्कुल स्माइल जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। अब मैं एक चीज़ और आपको पता अपनी ज़िंदगी की, मैं 76 हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ख्वाहिश जो है वो 18 साल की उम्र में भी हो, वो 76 साल की उम्र में भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं कोई 30 साल की उम्र में ख्वाहिश का वो तौसीक साहब बड़े खूबसूरत यंग स्मार्ट से यहाँ से कुछ लोगों को लिस्ट बना के लाते होंगे ना कि लाहौर सेंटर पे जाके फलां के, तो हमने देखना कि इन्होंने एक कैमरा और एक वो साथ होता था, वहाँ रख लिया ये वो। अब मैं वहीं फिर रहा हूँ, गेटअप किया हुआ है, ये वो, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, जाहिर ये कर रहा हूँ कि मैं बॉदर नहीं कर रहा, ये विचो दिल कर रहा है यार साढ़े को भी। मुझे याद है तेल लगा हुआ था, हाँ, ये कैरेक्टर मुझे भी याद है, हाँ, तेल था और दाढ़ी थी और बाल ये वो जंजाल पूरा उस वक्त। तो ये यानी कभी 98 पहली दफा 98 जब हमने स्ट्राइक भी की थी। जंजालपुरा भी जब स्ट्राइक की थी, जंजालपुरा भी भट्ट साहब क्या वैसे सही, वो जो कहते हैं सड़कें खाली करने वाला, उसके बारे में कुछ बताएं कि वो मुझे लगता था कभी कभी कि उसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस आप सबको सेट पे नहीं बहुत अच्छी तरह स्क्रिप्ट है। कैसे वो ऐसे तो ऐसे लग रहा होता था कि बिल्कुल बस कैमरा ऑन कर दिया और ये एक्चुअल कैरेक्टर। असल में तो वो अजोका थिएटर का वो थिएटर का प्ले था, जम जम जीवे जमनपुरा, लेकिन ये नाम बहुत ज़्यादा लंबा था। तो ये जो यहाँ जब मुझे तारिक जमील साहब ने बुलाया कि भट्ट साहब वो शाहिद महमूद नदीम साहब ने ये लिखा है, तो ये आपने ये करना है मौलवी वाला।
मैंने एक दफ़ा मौलवी किया, वो यहाँ से सेंसर हो गया, फिर दूसरी दफ़ा किया दूसरे अंदाज से वो हो गया, वो भी सेंसर हो गया, फिर तीसरी दफ़ा सीन किया, एक दफ़ा मौलाना ताहिर जौहरी मैंने कहा ना, वो पहले उस स्टाइल, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तालिब जौहरी साहब की तरफ इशारा जाता है, ये नहीं। फिर दूसरी दफ़ा गया तो वो किसी और हाफिज जी ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾइल रखा, वो भी बैन हो गया। फिर तीसरी बारी उन्होंने कहा सीधा कर देते हैं, क्योंकि ये नहीं पता था कि आगे चल के उसके बच्चे भी होंगे और कभी भी होगी, कैसे डेवलप होगा। हाँ, तो वो जब पहला स्क्रिप्ट दिया उन्होंने तो उसमें बच्चों का ये वो जिक्र, तो मैं कहना की नाम रखना चाहिए, तो मैंने कहा कि इसका नाम रखना चाहिए, वहाँ उन दिनों फैमिली प्लानिंग का बहुत पहले एक स्लोगन चलता था, ज़्यादा बाल जीदा जंजाल। हाँ, तो मैंने कहा कि जंजालपुरा रख दिया कि यह सारा मोहल्ला जड़ा ना जंजालपुरा, और बच्चे ने उनका वो फ़ौरन गए, वो दूसरी मंजिल पे बैठते थे, वो गए नदीम साहब के पास, आ गए कहने बट साहब आपका अप्रूव। तो फैमिली प्लानिंग वालों ने जब पहली किस्त देखने के लिए हम सबको इकट्ठे किया एम्बेसडर होटल में, तो शायद महमूद नदीम साहब ने कहा कि ये हमारे मास्टर हिदायतुल्लाह साहब हैं और इस हमारे सीरियल का नाम इन्होंने ही सजेस्ट किया है। वो ऐसे अच्छे लोग। अच्छा, सारे कैरेक्टर्स उसमें काफी ज्यादा जो मोहल्लों में पाए जाते हैं, कोई मावराए अदालत की तरह कोई ऐसे नहीं है कि ये तखय्युलाती हों, हमारी ज़िंदगियों में आम है, कोई नर से गया, कोई ये, उनके अपने ही लड़के थे वो सारे। ये जो पहलवान था वो भी उनका अपना था, वो काफ़ी सारे वो गटर वाला। लेकिन महमूद साहब ने सबने कितना उतर के उसके अंदर। अच्छा, आपने बताया माशाल्लाह आपकी उम्र अभी 76 बरस, 76। अभी मुड़ के देखते हैं तो जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं करूँगा। ये अल्लाह ताला की नेमत है, तो इससे मैं इनकार तो नहीं कर सकता ना। मेरे लिए तो ये एक अच्छी बात है। स्पोर्ट्समैन रहे हैं, और दूसरा ये कि मनशियात वगैरह से इंशाल्लाह आगे भी परहेज रहेगा, पीछे भी परहेज, वरना इस फील्ड में रह के कैसे किसी भी फील्ड में भी आजकल। अच्छा, नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि अब 76 माशाल्लाह आपकी उम्र है, कितने ज़बरदस्त आपने कैरेक्टर्स किए, एक माशाल्लाह कामयाब ज़िंदगी, 4 बच्चे पढ़ाया लिखाया, उनकी अच्छी तरबियत की, शादियां भी की, किसी से पैसे लेके शादी नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वांगे दोहल कहता हूँ, किसी बच्चे को पैसे नहीं खर्च किए, नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। उसके बाद अपनी जिंदगी को गुजारना आप लोगों। अच्छा, बच्चों की शादियों की बात करें, मैंने कह रहे, मैंने कहा 4 बच्चे, उनकी तरबियत की, आपने कहा शादियां भी की, मैंने कहा खुद पता नहीं कितनी शादी। नहीं, पढ़ाने के साथ साथ शादी भी माँ बाप पे फर्ज है, और किसी ने कोई ये नहीं कहा मैं उथे करनी है, जो माँ प्यो कहेंगे उथे कर। 76 78 की एज में अब जब मुड़ के देखते हैं, कोई जिंदगी का ऐसा फैसला या कोई ऐसा मोड़ जो आप समझते हैं मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँगा? मुझे दोबारा मौका मिलेगा ना, तो मैं फिर यही मोहम्मद अली साहब के साथ और कबीर खान साहब के साथ, तालिश साहब के साथ, अपने उस्ताद SC जैदी साहब के पास फिर असिस्टेंट डायरेक्टर होऊंगा, फिर यही काम करूँगा, क्योंकि इसके अलावा मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। ये एनर्जी और ये पैशन जो आपकी शख्सियत का है, ये वाकई, इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि, और माँ बाप को कहते हैं कि बच्चों को वो प्रोफेशन इख्तियार करवाएं जिसका उन्हें शौक, क्योंकि इंसान फिर बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल। देखिए, जो आप अपने दिल से, नीयत से जो कर रहे हैं, उसमें अल्लाह ताला भी बरकत डालता है, आपका भी दिल लगा हुआ है। तो जो ज़बरदस्ती किसी ने कोड़ा पकड़ के खड़ा चलो या करे, तो वो तो खाने का भी कोई काम होगा तो कहेगा कि मुसीबत पाती है, मैं ना के खा लूँ जी। तो इसलिए ये जिसमें नीयत हो और जिसमें आपका अपना मन चाहता हो वही काम करना चाहिए। और मैं देखिए, अगर मैं इस काम में ना होता तो अब तक तो शायद निकल गया होता, लेकिन तो मैं हो सकता है वो शीशे वाली फैक्ट्री आप अगर संभाल लेते वालिद साहब। नहीं, वो दुकान थी, वो दुकान वो यही चाहते थे कि भाई मैं पट्टियां देते जाया करा तो ठेकेदारी करांगा, मैं नहीं मिट्टी कट्टे वाला काम कर रहा। उन दिनों वही साहब जो थे वो दामन फिल्म में वो आए थे, हमने इस तर्ज को, जिसे कम सितंबर कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान ने कई दफ़ा गए गाने में, नहाए दिल को कहाँ ले जाऊं, हमने तो पंजाबी फिल्मों में भी इस तर्ज को इस्तेमाल किया हुआ है। और हमारे वक्तों में 64-5 में
ये बैंड वगैरह वाले जो शादियों के आगे बजाते हैं ना, उन्होंने कह रहे थे ओ बजाओ यार, तो फिर उसे ट्विस्ट कर रहे होंगे। बट साहब बहुत मज़ा आया, आपकी शख्सियत इसी तरह हंसती मुस्कुराती फुल ऑफ एनर्जी रहे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। देखिए मुझे ये ज़रूर कहने दे कि आज के इस काम में भी मैंने फिर अपनी एक ख्वाहिश जो है अल्लाह ताला ने पूरी की है कि उस वक्त तो तुझे मेरे को एक लाइन भी नहीं सिखवाई, तो हुन देखो किन्ने मिनट तक कितने ज़बरदस्त गुफ्तगू। नहीं उस दिन आपका गेटअप जो है ना वो बाद में हमें पता चला कि वो था, ये तो 2-3 बारी आए ने, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ कोई ख्याल नहीं विचों से कि शायद हुने बुला लें कहा कि आपका ये फलां काम के सिलसिले में आपकी क्या राय है, ये क्या वो एक्चुअली मैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ फौरन बेस ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। मैं तो रेडियो नहीं ਕੀਤਾ, लेकिन रेडियो में जिसका ताल्लुक है वो एक्चुअली जब हम ये देखते हैं कि ओ यार फलसफा छाड़ जिंदगी क्या बात। बट साहब बहुत मज़ा आया, खुश रहें, थैंक यू वेरी मच। तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। रुशना, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, बिल्कुल खत्म होने जा रहे प्रोग्राम, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं अपने घर के लाउंज में बैठी हूँ और हम कोई नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, और बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ये मेरे से उम्र में बड़े हैं। ऐसा लग रहा है हम कुछ 3 दोस्त बैठे हुए हैं, गपशप चल रही है, सारी चीज़ें रिवाइव हो रही हैं, उन मेमोरीज में हम भी जा रहे हैं, जो नहीं देखी वो मेमोरीज भी हमारे पास रिकॉल हो रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है और हमें आपको अल्लाह हाफिज़ कहना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमें ज़रूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारे इंस्टाग्राम पे कि आज का शो आपको कैसा लगा। कोई बात जिससे आप इत्तेफाक करते हो, इख्तिलाफ करते हो, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।